नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुबई में इन दिनों एयर शो का आयोजन किया गया है। दुनिया भर की विमानें, डिफेंस से जुड़े हुए कार्गो प्लेन्स, फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, हर चीज की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। लेकिन आज उस वक्त पूरे देश में सनसनी फैल गई जब तेजस के क्रैश होने की खबर आई। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान जो कि भारत में ही तैयार किया गया है, इंडिजिनस है। बेशक इंजन हमने इसका बाहर से मंगवाया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से स्वदेशी है। और तेजस उभरते हुए भारत की नई ताकत का प्रतीक भी है। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक आप इसे कह सकते हैं। और तेजस इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के कई देशों ने इस हल्के लड़ाकू विमान पर भरोसा जताया है, भरोसा दिखाया है, इसमें दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन आज जब यह विमान क्रैश हुआ, जब यह हादसा सामने आया, तब पूरा देश सन्न रह गया। पूरी दुनिया की मीडिया में यह हेडलाइन चलने लगी कि भारत का स्वदेशी निर्मित विमान तेजस दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की इस उभरती हुई ताकत से, आत्मनिर्भर भारत से, दुनिया के वो मुल्क परेशान हो रहे हों जो हथियारों के बाजार पर अपना दबदबा रखते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं। आज पूरे देश को झटका तब लगा जब दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं के गुबार उठने लगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हादसे में इंडियन एयरफोर्स के एक जवान की मौत हो गई, पायलट की मौत हो गई। ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इसी क्रैश की तस्वीर है। हादसा इतना जबरदस्त था कि पायलट को एक सेकंड भी बचने का मौका नहीं मिला। पायलट इजेक्ट कर सकता था, लेकिन पायलट ने अंतिम तक विमान को बचाने की कोशिश की। और जैसे ही यह हादसा हुआ, फौरन जो है फायर फाइटर्स की गाड़ियां हादसे वाली जगह तक पहुंचने के लिए रश करने लगी। गाड़ियों का काफिला निकला, लेकिन यह विमान गिरते के साथ रनवे के बाहर, उसी हवाई अड्डे पर जहां पर जिस रनवे पर इस एयर शो को अंजाम दिया जा रहा था, वहीं पर यह विमान क्रैश हो गया। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसमें यहां पर अच्छे से मनूवर कर रहा है तेजस, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे अचानक से नोज डाइव कर जाता है। और उसके बाद जानकार ये बता रहे हैं कि -G का प्रेशर जो पायलट पर आया, उसको शायद हैंडल नहीं किया गया ठीक से, जिसकी वजह से शायद ये जो है प्लेन, ये फाइटर जेट यहां पर क्रैश हो गया। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का पायलट नेगेटिव G-फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाया और इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। अब दो चीजें हैं। ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि -G प्रेशर रहा होगा, जिसकी वजह से विमान कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन फाइटर जेट्स में हमने हमेशा देखा है कि बहुत नीचे से भी फाइटर जेट्स मनूवर करके निकल जाते हैं, जबकि तेजस काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और उसके बाद वहां से वो नोज डाइव होता है और नोज डाइव के बाद फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है फाइटर जेट को, लेकिन शायद वो डिस्टेंस फिर जमीन के साथ बहुत कम रह जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है तेजस विमान सीधे नीचे गिरा और उसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है, तब पायलट के शरीर पर ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, जिससे बचने के लिए नेगेटिव G-फोर्स टर्न से रिकवरी करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस समय सिर की ओर खून तेजी से जाता है, जिससे चक्कर, धुंधलापन आ सकता है। विमान का कंट्रोल ऐसे वक्त में मुश्किल हो जाता है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी एयरस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस, टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर,
फाइटर जेट्स, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही हैं। 5 दिन के एयर शो के आखिरी दिन यह विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें भारत की आन बान और शान तेजस क्रैश हुआ है। लेकिन इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस मिले हैं, पहले वो सुनते हैं। बड़ी दुखद घटना है कि दुबई एयर शो के अंदर जो हमारा तेजस जो है वो मैनूवर दिखाते हुए, अपने कर्तव्य दिखाते हुए, कलाबाजी दिखाते हुए क्रैश हो गया है और उसके अंदर हमारे जांबाज पायलट है उनकी जान चली गई है। उसमें लगता यही है कि जो जहाज है वो जब अपना कलाबाजी करते हुए आया है तो उसका नियंत्रण थोड़ा सा जो है हट गया है, नियंत्रण उससे पायलट से, या पायलट ब्लैकआउट भी हो सकता है। पायलट का ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि जब वो जैसे जिस हिसाब से वो कलाबाजी कर रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि आप देखते हैं कि आपने देखा पायलट्स वो जी सूट डालते हैं जो टांगों में, वो ताकि वो खून जो है वो टांगों में ना चला जाए, वो खून ऊपर ही रहे, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं उसके अंदर के अब क्या है, क्यों हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसका सारा जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वगैरह और जो वॉइस कॉकपिट सीपीआर निकालेंगे वो, तो उसी के बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल है। कि जब भारत का स्वदेश निर्मित तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट दुबई के एयर शो में क्रैश हो गया है और ये फाइटर जेट क्रैश क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ और इसके क्या कारण थे, ये सारा जो विषय है वो एक गहरी जांच का विषय है। लेकिन तेजस फाइटर जेट भारत का स्वदेश निर्मित एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसको कि भारत तेज गति से विकसित कर रहा है। और लेकिन ये जो फाइटर जेट है वो लगातार अपने एडवांसमेंट्स के प्रोसेस में है और अपने एडवांसमेंट्स के प्रोसेस में कोई भी डिफेंस प्लेटफॉर्म कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का भी सामना करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये तेजस के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के वही कुछ अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि जब उसे एक क्रैश का सामना करना पड़ा है। पिछले वर्ष भी हमारे तेजस फाइटर जेट्स का एक क्रैश हुआ था राजस्थान में, और वो सारे जो विषय हैं वो लगातार उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुबई एयर शो में ये जो तेजस फाइटर जेट क्यों क्रैश हुआ, क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल स्नैग इसका कारण था या कोई सबोटाज का भी एंगल हो सकता है, किसी भी तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। पायलट को खो दिया है, जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा, हमें बहुत दुख है, हमने एक जहाज खोया है। और दूसरी बात है कि ये एक एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है, हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ, कोई बात नहीं। एविएशन फाइटर फ्लाइंग में ये हादसे होते हैं, अगर हम कोई ये कह दे कि नहीं होते तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। देखो, ये हो सकता है टेक्निकल एरर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ गई हो जो कंट्रोल सरफेस में या इंजन में दखल दे रही हो, या कुछ पायलट एरर हो, या ग्राउंड टेक्नीशियन एरर हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है, एक फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि ये एयरक्राफ्ट था, ये इसने मनूवर किया और रोल आउट कर रहा था, और वो जब ज़मीन की तरफ आ रहा था उस समय अगर इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, अब वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसने अपना इजेक्शन रोक दिया या स्लो कर दिया ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। क्या हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा, पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी और उसका जहाज़ जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसके जहाज़ के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन पे जाके टकराया। तो इस ऐसे बिल्कुल ऐसे डाइव में नहीं किया, ऐसे टच किया उसने। तेजस बहुत रफ्तार के साथ लोकप्रिय हुआ है, दुनिया भर में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। मल्टी रोल फाइटर जेट है, बहुत लाइट वेट है और यही चीजें इसको बहुत खास बनाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का चाहता बनता जा रहा है। इसकी खासियत की बात की जाए तो एक साथ ये 10 टारगेट को लॉक कर सकता है, निशाना बना सकता है। 450 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ कर सकता है। 6 मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकता है।
एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर हमले से जेट को बचाता है। तेजस में 50% मशीनरी पूरी तरीके से इंडिजिनस है, स्वदेशी है। तेजस के ग्लास कॉकपिट की वजह से पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। छोटा है, मल्टी रोल है और सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के दूसरे फाइटर जेट से सस्ता है, हल्का है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट हैं, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार तेजस में लगाए जा सकते हैं। और अगर इसके एक्सपोर्ट की बात की जाए तो तेजस फाइटर जेट में दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सबसे ज्यादा चर्चा मलेशिया की रही है, जिसे भारत ने 18 तेजस जेट का ऑफर भेजा है। अर्जेंटीना भी तेजस MK1 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए बातचीत कर चुका है। मिस्र ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तेजस खरीदने का ऑप्शन रखा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्राजील जैसे देशों ने भी शुरुआती स्तर पर तेजस में रुचि दिखाई, जो भारत के लिए अच्छी बात है, हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे हथियार के सौदागर देशों के लिए अच्छी बात नहीं। बात तेजस फाइटर जेट की हो या दूसरे भारतीय हथियारों की, इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने वाले हथियार जहां एक और पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, सस्ते हैं, भरोसेमंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह हथियार के सौदागरों के लिए अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए यह खतरा है। जहां भारत एक और अपने हथियार खुद खरीद रहा है, खुद बना रहा है, खुद निर्माण कर रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। ऐसे में जो हथियार के बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो यूरोप के कोई देश हो, चाहे वो US हो, चाहे वो चाइना हो, इन सबको कहीं ना कहीं भारत की इस तरक्की से, भारत की इस आत्मनिर्भरता से परेशानी है। ये कंफर्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि एक एंगल, जैसे कि संजीव श्रीवास्तव जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, उनकी बात अभी आपने सुनी, वो भी कह रहे थे कि इसमें सैबोटाज के एंगल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए पूछा जा रहा है यह हादसा है या साजिश है। हालांकि इसमें अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए और एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर होना बाकी है। उस दरमियान पता चलेगा कि पायलट की आखिरी बातचीत क्या रिकॉर्ड हुई ब्लैक बॉक्स में, पायलट ने क्या बताया विमान के बारे में। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एयरफोर्स के पायलट हैं। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विंग कमांडर कृष्ण मित्रो जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व एयरफोर्स के पायलट हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आर्थिक मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। और संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त पैनल पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिफेंस में अपने रक्षा विशेषज्ञों के पास आऊं, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी ने एक पॉइंट उठाया जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैबोटाज के एंगल को भी पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मैं चाहूंगा उस पर अपनी बात विस्तार से संजीव जी रखें, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जी संजीव जी। देखिए विवेक जी, जैसा कि हम इसको विटनेस कर रहे हैं कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। और इसमें जो इस जेट के जो पायलट थे, उन्होंने भी अपनी जाहिर है कि एक शहादत दी है, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल, बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से उनके परिवार के जनों के प्रति अपनी सांत्वना भी और व्यक्त करता हूं। और जाहिर है कि एक दुखद क्षण है, लेकिन इस पूरी घटना के जो संदर्भ में जो जांच की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और इस पूरी घटना में क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में ये क्रैश हुआ और इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल स्नैक था, क्या इसके जो परिचालन के समय में कोई वातावरण संबंधित चुनौती का उसे सामना करना पड़ा, या जैसा कि मैंने कहा कि इसमें किसी भी सबोटाज के एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, सारे एंगल्स को खंगालना होगा। और जाहिर है कि जैसे जैसे भारत
उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के जो शत्रु हैं वो भी भारत के लिए चुनौतियां पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम इसको लगातार डिस्कस करते हैं कि भारत के उत्थान और विकास को अनेक राष्ट्रों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो उन्हें उसको रोकने की कोशिशों में अनेक तरीके की साजिशें भी वो करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पूरा रक्षा प्रतिष्ठान है, वो सभी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और गहरे तहकीकात को करने की आवश्यकता है। किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। और उस सारे एंगल्स में सैबोटाज का भी एक एंगल है जिसको कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद जो जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है कि आखिर इसके क्या कारण थे। लेकिन एक बात मैं अवश्य, जहां तक तेजस फाइटर जेट की बात है, ये भारत की शान है और ये अपने निर्माण की प्रक्रिया में तेज गति से बड़े कदम बढ़ा रहा है। ये घटना जरूर सामने आई है और ये ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि एयर शो के दौरान कोई क्रैश हुआ हो। पहले भी ऐसे क्रैश हुए हैं, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि तेजस फाइटर जेट की जो क्रेडिबिलिटी पर, उसकी कैपेबिलिटीज पर किसी तरीके के सवालिया निशान खड़े हो। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की जो अनेक रक्षा प्रतिष्ठानों में जो लगातार कार्य चल रहा है, इसको अपग्रेड करने का और इसको मार्क 2 के ऊपर भी कार्य चल रहा है। और जाहिर है कि अनेक एडवांस्ड इसमें इंजन इत्यादि और एवियोनिक्स को अब इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये जो सारी इसकी जो प्रक्रिया है इसके निर्माण और विकास की, वो आगे भी चलती रहेगी। और इस फाइटर जेट्स में विश्व के अनेक राष्ट्रों ने, जैसा कि आपने मलेशिया का जिक्र किया, अपनी अभिरुचि दिखाई है। और भारत के डिफेंस ट्रेड में, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में तेजस का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। और जाहिर है कि ये जो स्थान है वो बना रहेगा। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अनेक जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के निर्माण और विकास में कुछ अनफॉर्चुनेट क्षण अवश्य आते हैं। और ये वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स हैं कि जब ये तेजस को ये दिन आज देखना पड़ा है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि तेजस की कैपेबिलिटीज में और उसके किसी तरीके की कोई इसमें कमी है। और जो लेसन्स होंगे इसके इन्वेस्टिगेशन के, वो लर्न किए जाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि भविष्य में और ये इस एयर शो का ये 5वां दिन था और पहले के 4 दिन में बहुत शानदार मनूवरिंग हमने देखी है। और इसके अलावा हमने तेजस के कई और उड़ानें भी देखी है। तेजस में प्रधानमंत्री उड़ान भर चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ उड़ान भर चुके हैं। तो तेजस बहुत भरोसेमंद है, इसलिए इसको बिलीव कर पाना, विश्वास कर पाना, यकीन मानिए, मैं एज एन जर्नलिस्ट में एक बड़ी बात बताता हूं आप सभी पैनलिस्ट को, सभी सम्मानित है मेरे लिए, सभी में से सीनियर हैं। मैं जब ये विजुअल, मैंने जब पहली बार दर्शकों के सामने ये तस्वीर रखी और उस समय मैं स्टूडियो में ही था और जैसे ही खबर मेरे पास आई और मैंने दर्शकों के सामने रखी, मुझे खुद को बिलीव दिलाने में थोड़ा वक्त लग गया कि मैं तेजस के बारे में खबर दर्शकों को बता रहा हूं। उस स्टेट ऑफ माइंड में था मैं कि ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी भी इस पे अश्योरेंस में या फिर उसमें कि ये सिर्फ हादसा है, ये इसको लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जी से एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं मित्रों सर आपके पास आ रहा हूं, फिर मलिक साहब और कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपके चैनल के थ्रू मैं जो परिवार है उनको अपनी संतानवा अपनी बहुत ही जताना चाहता हूँ जी। हो ये रहा है कि जब भी एक एयर क्रैश होता है तो तुरंत एयरफोर्स का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, वो ये है कि हम एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं और आमतौर पर कोई भी पूर्वानुमान लगाने से बचने की कोशिश की जाती है। वैसे मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जितने भी दुनिया के एयरफोर्स हैं उनमें हर 10,000 घंटे की फ्लाइंग के बाद या 1 लाख घंटे की फ्लाइंग के बाद एक फाइटर का क्रैश हो ही जाता है। यूएस एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, चाइनीज एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें हमने देखा है कि पिछले आज़ादी से लेकर अभी तक का अगर आप देखें तो जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें करीबन 40% दुर्घटनाएं टेक्निकल कारण से हुई है। ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट रहा हो, कई बार डिज़ाइन की प्रॉब्लम होती है, कई बार रिपेयर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। करीबन 40% दुर्घटनाएं इंडियन एयरफोर्स में हमारा जो अनुभव रहा है
वो ऐसा नहीं कहेंगे कि पायलट की गलती थी, क्योंकि एविएशन थोड़ा चैलेंजिंग फील्ड है, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेहतरीन पायलट भी कई बार थोड़ा अपनी जजमेंट में मिस जजमेंट हो जाती है, क्योंकि उसको आंख से काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। आज का जो एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में भी जाहिर बात है, वीडियो देखकर कुछ अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो भी फाइंड आउट करना है अभी। जो डिजिटल डेटा रिकॉर्डर होता है वो भी अभी तक शायद नहीं मिला है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। तो इनको डिकोड करने में कुछ समय लगता है। जी विवेक। इसमें दो चीजें हैं सर, एक तो अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर होना बाकी है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका होगा जहां से मलबा इकट्ठा किया गया वहां से, लेकिन दो चीजें, एक तो ये कि जब आप कभी कहीं इस तरह के स्पेशल इवेंट में होते हैं, तो आपने कहा डे टू डे रूटीन में कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। डे टू डे रूटीन के अलावा जब आप इस तरह के किसी स्पेशल एयर शो में होते हैं तो वहां आप 50 तरह की एक्स्ट्रा एहतियात बरतते हैं, क्योंकि दुनिया वहां आपको देख रही होती है, दुनिया आपकी टेक्नोलॉजी देख रही होती है, दुनिया आपकी तरक्की देख रही होती है, दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। वहां पर आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। तो मुझे यकीन है इस बात का, यहां पर एक्स्ट्रा केयरफुल रही होगी इंडियन एयरफोर्स या हमारी जो भी वहां पर ऑफिसर्स रहे होंगे या फिर जो भी हमारे पायलट या जो भी जवान रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये अगर हुआ है तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं मित्रों सर से उनका टेक जानना चाहूंगा इस पर, वो इसको अभी तक कैसे देख रहे हैं और सैबोटाज वाले एंगल से उसे कैसे देखते हैं। फिर मैं मलिक साहब और कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। शुक्रिया विवेक जी, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। बहुत सारी बातें कही गई हैं आज। मैं बहुत पुराना फाइटर पायलट था एयरफोर्स में, नेट्स और हंटर्स के ज़माने का। आज का जो हादसा हुआ है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा, जो मैंने देखा है आपके माध्यम से और जो मेरे को समझ आई है। ना तो मैं टेक्निकल फॉल्ट कहूँगा, ना मैं पायलट एरर कहूँगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पेंडिंग है, उनको डिसाइड करने दो। लेकिन जहाँ तक कि मेरी समझ है, मेरे को ये लगता है ये इल्यूशनरी इफेक्ट वो क्या होता है मैं बताऊँ आपको। आप दिल्ली में या राजस्थान में गर्मियों के दिनों में कभी आपने ट्रैवल किया होगा, तो वो क्या होता है, जब सड़कें या जब रेत बहुत ज़्यादा तप जाती है तो वहाँ पे लहरें उठनी शुरू होती हैं। लहरें उठती हैं, उससे ज़मीन कभी ऊंची दिखाई देती है, कभी नीची दिखाई देती है। हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं मिराज या मृग तृष्णा। अब मेरे को जहां तक लगता है, मेरा अपना अनुमान है, मैं किसी को बायस नहीं कर रहा, मेरे सिर्फ अपने अनुमान से, एक्सपीरियंस से, समझ से मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि ये मृग तृष्णा या मिराज का इफेक्ट हो। ऐसे एयर शो में नोविस पायलट्स, बच्चे जो हैं, जो इनएक्सपीरियंस हैं, उनको नहीं भेजा जाता। जो सीनियर पायलट्स हैं, जो एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, जो इस जहाज को अच्छी तरह से समझते हैं, उड़ा सकते हैं टेक्निकली एंड प्रोफेशनली, उनको भेजा जाता है, स्पेशली जब कि ये इंटरनेशनल एयर शो है। अब वो जो है वो मैं पायलट एरर यहां पे टोटली डिलीट करूंगा। आई विल रिफ्यूट एनीबडी हु सेज पायलट एरर, और आई विल डाउट अगर कोई ये कहता है कि कोई टेररिस्ट एंगल है इसमें। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वेदर फिनोमेना है जिसकी वजह से पायलट भटक गए। उन्होंने प्रॉपर लूप किया। जो लूप की जो सिचुएशन होती है, जो लूप एरोबैटिक मैंने किया है, बहुत किया है, जो लूप होता है उसमें सिर्फ नेगेटिव जी नहीं होती, उसमें नेगेटिव जी नहीं होती बिल्कुल, उसमें सिर्फ पॉजिटिव जी होती है। पॉजिटिव जी क्या होती है? जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं,
जब आप ऊपर जाते हैं और पुल करते हैं जहाज को, तो आप पॉजिटिव जी के इफेक्ट में होते हैं। नेगेटिव जी वहां पे होती ही नहीं। नेगेटिव जी तब होती है जब आप धरती की तरफ आते हैं, जब आप बहुत तेजी से नीचे आते हैं, तब नेगेटिव होती है। मतलब आपका खून पीछे रह जाता है और आपकी बॉडी आगे निकल जाती है। पॉजिटिव जी जब तब होती है जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, आपका खून ऊपर से नीचे चला जाता है, और उसके लिए जी सूट प्रोवाइड किए जाते हैं। जी सूट क्या होता है? जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो लातों पे, थाइस पे, पेट पे एयर बैग्स होते हैं। वो ऑटोमेटिकली, मैकेनिकली वो इन बैग्स में, एयर बैग्स में हवा भर देते हैं। हवा भरते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन से जो नीचे जाना होता है ब्लड का, वो रुक जाता है, ताकि हमें स्टेबिलिटी मिले, टू रिड्यूस द जी इफेक्ट। मैंने 4, 5, 6 जी एक्सपीरियंस करी है। इसी तरह से और फाइटर पायलट्स ने भी करी होगी। इस केस में नेगेटिव जी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इट इज ओनली पॉजिटिव जी। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट ही हैज बीन इफेक्टेड बाय द मिराज इफेक्ट ऑफ द हीटेड सॉइल। जी, आपको लग रहा है कि ये एक हीटेड इफेक्ट की वजह से इल्यूजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मनूवरिंग के दरमियान वो डिस्टेंस जो जमीन और प्लेन के मेरा बीच पूरा विश्वास है, ना इसमें कोई सैबोटाज का एंगल है, ना इसमें कोई टेररिस्ट का एंगल है, ना इसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, और ना ही इसमें कोई पायलट एरर है। ठीक है, मलिक साहब का टेक क्या है इस पर? फिर कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब। विवेक जी, इस दुखद घटना के लिए खैर मैं बहुत आहत फील कर रहा हूँ, और मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे परिवार को। देखिए, एयरफोर्स के जो हमारे वेटरन्स हैं, इतने अनुभव के साथ जो अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं, ऑल रिगार्ड्स टू दैट। और मैं समझता हूं कि ये सब चीजें टेक्निकली जो जो एंगल हो सकते हैं इस दुर्घटना के लिए, आई थिंक जो मेरे मन में चल रहा था, मैं भी आई थिंक जो वेटरन्स हैं अपने, उन्होंने डिस्कस कर लिया है ये। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक दूसरा एंगल लेना चाहूंगा। जो संजीव श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, वो एंगल ये था कि देखिए, हमारे डिफेंस प्रोडक्शन जो चल रहा है ना फिलहाल, और हमारे जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो एक पुश चल रहा है हमारे देश के अंदर, और पूरी गवर्नमेंट की पूरी फुल फोर्स के साथ वो चल रहा है। इसके साथ जो हमारे HAL जैसी संस्थाएं हैं, देखिए हमारे HAL कहाँ होता था, अगर हम उसकी बैलेंस शीट देखें, 10 साल पहले उसकी बैलेंस शीट देखी कितने नेगेटिव में थी, या कहने का मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी, और हम बहुत एनर्जेटिक नहीं थे उस चीज को लेके। आज की डेट में जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग हो चुका है। और इसको लेकर के जो संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे, मैं उस बात से थोड़ा सा उसी को टच कर आगे एक्सटेंड करना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे इस भूमंडल के ऊपर पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये सारा खेल तो हथियारों का ही चल रहा है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा यूक्रेन रशिया पे ले जाना चाहूंगा। चाइना जो हमारे पास उन्होंने रोल खेला है ऑफ सिंदूर में, इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, पूरा खेल विवेक, हथियारों की बिक्री, हथियारों बिक्री का डॉलर अपनी इकोनॉमी के अंदर, अब इसका जो खेल चल रहा है उसको देखते हुए ये सारा हथियारों की बिक्री का जो सवाल है ना, हर देश इसके ऊपर लगा हुआ है। अब हमारे अपने देश की बात स्पेसिफिक होकर करता हूं मैं। पिछले मात्र 5 साल के अंदर हमने 315% का जंप लिया है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में, यानी सेल के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। और जो हमारी प्रोडक्शन, जो असेंबली लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो बहुत ही उम्दा तरीके से आगे जा रही है। हम अपने तेजस पे आते, तेजस हमारे राष्ट्र का गौरव है, और हमारा वो एक तरह से वो झंडा है पूरे राष्ट्र, पूरी दुनिया के ऊपर, जिसका सारी दुनिया लोहा मान रही है। आपने कम से कम 15 देशों के नाम गिनाए कि जो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि उनको इसमें बेनिफिट दिखाई देते हैं। हर देश इतना अंधा नहीं हो सकता कि बगैर बेनिफिट के वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। तेजस की जो सोर्टीज हैं, जो चल रहे हैं उड़ान, ये आज से नहीं चल रही हैं। पिछले 10 सालों से तेजस के साथ हमारा डेटा वैलिडेशन चल रहा है, सोर्टी चल रही हैं, और हमारे काबिल जो पायलट्स हैं, जो
वो आयाम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। इसी के साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन इसके साथ तेजस के साथ लगी हुई है, हर उस पहलू को पढ़ रही है कि हमारा तेजस जो 4.5 है इसको वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई कसर ना रह जाए। और ये हमारे देखा जाए हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम इतने सालों के बाद अपना एक प्रोडक्ट लेके आए हैं। अब मैं आता हूं इस पर आज की घटना पर पर्सनली। देखिए, इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया गया एक्सपर्ट के द्वारा जो एयरफोर्स के पायलट्स रह चुके हैं, खुद फाइटर पायलट्स। मेरे ख्याल से मैं उनके लिए मैं छोटा हूं क्योंकि आर्मी से बिलोंग करता हूं, मुझे इतनी ज्यादा उसके अंदर जानकारी भी नहीं होगी जितनी मेरे सीनियर्स को है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो घटना हुई है इससे यस पूरा दुनिया देख रही है, हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स है वो उसको बनाने की जरूर कोशिश कर सकते हैं, नहीं, और लेकिन एक ऐसा मलिक साहब, एक ऐसी जगह जहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है अभी एयर शो के हिसाब से, जहां पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट आए हुए हैं, तो इससे अच्छी जगह आपको बदनाम करने के लिए क्या हो सकती है? बताइए ना आप मुझे। विवेक, ये बात सही है। हम कल भी शो यही कर रहे थे कि जहां पर जो कुछ लोग कह रहे थे कि जी चाइना के हमारे पायलट्स उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, हमारा गौरव का प्रतीक है तेजस। दुर्घटनाएं होना, एक्सीडेंट होना बैड फेजेस में आता है, बैड फेजेस हैं ये कुछ ऐसे चंद लम्हे जब हम उसको किसी भी वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि एक्सपर्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे हमारे प्रोजेक्ट पर नहीं फर्क पड़ने वाला। हमारा शानों से हमारा जो तेजस है आगे बटरफ्लाई करता रहेगा, क्योंकि वास्तव में एक वेल टेस्टेड मशीन हो चुका है। ये एक वन और बैड एक्सीडेंट ऐसा है कि जो हमें देखने को मिला है। हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसी जहां पे दुबई में शो हो रहा था, यस हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है इसको एक्सप्लोर करने की जरूर कोशिश करेंगे, बदनाम बिल्कुल करेंगे। अभी ऑप्स सिंदूर में ही चाइना ने बहुत कोशिश की कि भारत के डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस मार्केट को और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को, स्पेशली भारत के पास जो हथियार उनको बदनाम किया जाए, और उसका फायदा भी उठाया उन्होंने 10 मई तक। हालांकि उसके बाद उनके खुद के शेयर धड़ाम से गिर गए, उनकी जो डिफेंस कंपनीज के शेयर हैं जो चाइना में प्रोडक्शन कर रही हैं, और उनके हथियार ही बदनाम हो गए अनफॉर्चुनेटली, जो हमारी जमीन पर वो खेलना चाह रहे थे। मैं हथियारों के इस पूरे मार्केट को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आज, धीरज कौल साहब। ये पूरा क्रैकडाउन करके बताएंगे कि ये पूरा मैटर क्या वाकई इस चीज से जुड़ा हुआ है या कनेक्ट करता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। कौल साहब, ओवर टू यू। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड कैन यू हियर मी? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है कौल साहब आपकी। सॉरी, आई एम ड्राइविंग, सो थोड़ा सा एक्सक्यूज फॉर द डिस्टर्बेंस। लेकिन पहले तो जो शहीद हो गए उनके परिवार को सांत्वनाएं, एंड इट्स अ वेरी ट्रैजिक डे फॉर देयर फैमिली, सो माय विशेस फॉर देम एंड माय हार्ट गोज आउट टू देम। और दूसरा, आपके एक्सपर्ट्स ने बहुत डिटेल में बताया। आई रेड सर्टेन थिंग्स अबाउट तेजस, जैसे कि वो बता रहे हैं 2001 से आई बिलीव दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट, तब से शायद टोटल 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर शायद द सेफेस्ट प्लेन है। और ये इसका जो इंजन है वो यूएस से आता है, जिसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है। और प्लेन के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लाई बाय वायर की टेक्नोलॉजी है, जो कि क्वाड्रिपल है, मतलब 4 कंप्यूटर सिस्टम्स और बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड। मतलब उसकी जो सेफ्टी है प्लेन की वो ऑलमोस्ट अचूक है, ताकि कहीं पायलट से भी 19-20 हो तो द सिस्टम कैन टेक इट ओवर। और आपके पायलट्स यहाँ बैठे हैं, आई थिंक दे आर मोर एक्सपर्ट, सो आई विल स्टॉप देयर। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली पूरा इंडिजिनस है, भारत में डेवलप्ड है फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जो बहुत सेफ है। और प्लेन का डिजाइन थोड़ा अनस्टेबल रखा गया है ताकि वो मैन्यूवर करे। देखिए, मैं खुद एक फिजिशियन हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो जी फोर्सेज हैं, जो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके बहुत इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रिल था, तो मुझे नहीं लगता कि वो जी फोर्सेज कॉज्ड इट एज अ फिजिशियन। दूसरी बात, एनीबडी हु स्टडीज साइंस अंडरस्टैंड्स कि जो रेगिस्तानी एरिया है, और आपके पायलट्स यहाँ बैठे हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं बहुत। मॉर्निंग में ठंडा होता है, आफ्टरनून में हॉट हो जाता है। जब हॉट हो जाता है तो एक तो जो उन्होंने मिराज की बात बताई वो बिल्कुल सही है, और दूसरी बात यह है कि जो एयर है वो बहुत थिन हो जाती है, और जब एयर थिन हो जाती है तो अपवर्ड थर्स्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो यही प्लेन अगर 20-30 फीट ऊपर होता तो शायद पायलट इसको वहां से निकाल लेता। ये सब बातें बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मुझे इसमें कोई सैबोटाज की वो नहीं दिखती,
ना ही मुझे इसमें ऐसा लगता है कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर या कंपनी कभी भी अपने नौसिखिए सेल्समैन को नहीं भेजेगी। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट वाज देयर। तो पायलट एरर होना, क्योंकि पायलट इज ह्यूमन, इट्स नॉट अ रोबोट एआई, हो सकता है। और ये भी बात सही है कि एयर शोज में दिस इज नॉट एक्सट्रीमली रेयर, दिस इज रिलेटिवली, इट हैपेंस टाइम टू टाइम। बेस्ट ऑफ द पायलट्स, बेस्ट ऑफ द मशीन्स दिस कैन हैपन। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में जो आप एंगल देख रहे हैं, मैं उस पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज कर दिए। क्योंकि देखिए, इतने अच्छे पायलट को अगर आप भेज रहे हैं, एक ऐसा प्लेन जो कभी भी नहीं गिरा, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ दिस क्रैश? ये वो टाइमिंग, पहली बात तो ऐसे स्टेज पे क्रैश हो रहा है जब आपकी सेल्स पिच को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडियन आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, के अंदर लेना चाह रहे हैं, और हो कहाँ रहा है, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बायर्स साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से आएंगे भारत के। वाई? बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो तेजस को अमेरिका खरीदे, तेजस को रशिया खरीदे, तेजस को फ्रांस या जर्मनी खरीदे, मुमकिन नहीं उसके है। चांसेस थोड़े कम दिखते हैं एज कंपेयर टू मिडिल ईस्ट। तो छोटे देश जैसे आपके फिलीपींस हो गए, मलेशिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए, आपके ये देश जिनका बजट थोड़ा क्रंच रहता है। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि ये ऐसी जगह हुआ है जहां पे उन सारी कंट्रीज का फोकस रहता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह जरूर जाता है, क्या ये टेरर अटैक है? एब्सोल्युटली नॉट। वहां बहुत प्रोटेक्शन होती है, तो ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। पायलट, आप मुझे खुद बताइए, आप वहां स्टूडियो में बैठे हैं, आपको नहीं पता हो, अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, कि भाई टेम्परेचर ऑफ एयर चेंजेस, क्या ये तो सब पायलट्स को पता होगा, इसको उन्होंने अकाउंट हमारे ऐसा नहीं है कि ये टेरेन इंडियन पायलट्स के लिए नया है। जिस टेरेन पे ये हो रहा है, जहां पर ये रेगिस्तान है, रेत, हमारा तो पूरा राजस्थान रेत से भरा पड़ा है। कच्छ ऑफ रण में व्हाइट सैंड है। एग्जैक्टली, अभी उन्होंने बताया पोखरन के ऊपर, तो राजस्थान में भी सैंड है। तो देखिए, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो स्पेक्युलेटिव है, देयर इज नो क्वेश्चन। जब तक ब्लैक बॉक्स और वो सब इन्वेस्टिगेशन होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है HAL को एक स्टेटमेंट इमीडिएटली जल्दी से जल्दी इश्यू करना चाहिए, क्योंकि पहली बात, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं डेवलप होना चाहिए। उसके लिए आई एम श्योर दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। और सोशल मीडिया पे जो लोग ये ट्रोल कर रहे हैं कि फेलियर एंड ऑल दैट स्टफ, आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। ये भारत के अंदर से बहुत नेगेटिविज्म निकल के आता है। नहीं, और ये जो बगल में दो बैठे हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान, इनके प्रोपेगेंडा मशीन शुरू हो गए होंगे और उसी सेकंड से शुरू हो गए हैं। हाँ, वो शुरू हो चुके हैं। मित्रों सर कुछ कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, आपकी आवाज कौन सा थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, मैं एक बार चेक कराता हूँ। मित्रों सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मित्रों सर, मैं जो कह रहा हूँ, आई विल सेकंड डॉक्टर कॉल। इन्होंने कहा कि ये हवाई जहाज बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं, AP सिंह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, he is the ultimate expert of तेजस। इन्होंने तेजस बहुत फ्लाई किया है, बहुत सर्टिफाई किया है, बहुत क्लासिफाई किया है कि ये दुनिया भर का सेफ और लड़ाकू विमान है, हर किस्म से लड़ाकू विमान है। मैं अपने एयर चीफ को सलाम दूंगा जिन्होंने कि ये कमेंट कहे हैं एक गेट टुगेदर में, और मैं वहाँ पे था। ये जहाज़ जो है, ये बहुत अच्छा जहाज़ है। अनफॉर्चुनेट है कि 2 एक्सीडेंट हुए हैं, उसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, एज आई सेड, मेरे अनुमान से ये सिर्फ मिराज इफेक्ट है जो कि पायलट को भ्रमित कर गया। अदरवाइज there was nothing wrong with the aircraft, nothing wrong with the pilot, no pilot was experienced, और जहाज में कोई खराब नहीं थी। अब सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रिजल्ट आने के इंतजार करें और ज्यादा कमेंट ना करें। जी ठीक है, मैं संजीव श्रीवास्तव जी से एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर एक छोटा कमेंट चाहूंगा कि वो कैसे देखते हैं सर जी। देखिए, ये अभी मैटर ऑफ स्पेकुलेशन है, और कि इसमें क्या कारण हो सकते हैं, और सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। इस पैनल में भी जाहिर है कि डिफरेंट व्यूज़ हैं, लेकिन ये एक स्पेकुलेटिव व्यूज़ ही हैं।
और ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, और जाहिर है कि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके उसके बाद ही हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि आखिर इसके क्या कारण थे। लेकिन ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उसमें हर एक एंगल को खंगालना होगा, क्योंकि जैसा कि कर्नल साहब ने बताया और मैंने भी इस बात को का जिक्र किया था कि जो एक सैबोटाज का एंगल है वो रूल आउट वो भी नहीं किया जा सकता, और मेरा ऐसा मानना है कि उसको भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि जो विश्व भर के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके बीच में जो कंपटीशन चलता है और उसकी जो रहस्यमयी दुनिया होती है वो जाहिर है कि वो विश्व के सामने उस तरीके से नहीं आ पाती जैसा कि उसे आना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो कॉम्प्लेक्सेस के बीच के जो आपस की जो राइवलरी जो कि अंदर अंदर चलती है उसके एंगल को भी हमें खंगालना होगा और उसको भी तलाश में डालना होगा, ताकि भविष्य में इस तरीके की ऐसी किसी भी भारत के खिलाफ की जाने वाली साजिश पे पहले से ही हम सतर्क रहें। और जैसे जैसे ये भारत का उत्थान और विकास हो रहा है, भारत के शत्रु बढ़ रहे हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स नहीं चाहते कि भारत प्रगति पर की राह पर आगे बढ़े। हमारा जो डिफेंस का जो ट्रेड है वो भी लगातार हाल के वर्षों में तेज गति से आगे बढ़ा है। हम उसको 2030 तक 50,000 करोड़ तक का ले जाना चाहते हैं। और भारत का जो रक्षा का जो व्यापार है उसमें लगातार सब्सटेंशियल जिसको कहते हैं मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन की बात तो करता है, लेकिन साथ ही साथ हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड की बातें करते हैं। हम अपने मित्र राष्ट्रों के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अब देखे जाते हैं, और भारत की जो भूमिका है वो लगातार विश्व के मामलों में गहरी होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, और भारत से बड़ी अपेक्षाएं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हैं। और जैसा कि कौल साहब ने बताया कि और हमने भी इसको डिस्कस किया कि जो मिडिल ईस्ट रीजन का जो क्षेत्र है वो भारत के डिफेंस स्टेट के लिए बहुत ही बड़े पोटेंशियल वाला जो क्षेत्र है, और उसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन का जो पूरा क्षेत्र है उसमें अनेक राष्ट्र हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र हैं, वो भी भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स में अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। तो भारत की जो प्रतिष्ठा है एक डिफेंस ट्रेड के तौर पर, डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर भी वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, और उस पर किसी तरीके की साजिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है विवेक जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी तो वैसी है सर। जी। तो ये जो इस तरीके की जो पूरी सिचुएशन है, इस सारी वर्तमान की जो रणनीति की स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे भी संजीव सर, हमारे भी यही कहना है। मैं मित्रों सर के बात से भी एग्री करता हूं, कौल साहब की बात से भी एग्री करता हूं, सलीम जी की बात से भी एग्री करता हूं, मैं यूके देवनाथ सर जी की बात से भी एग्री करता हूं। स्पेकुलेशन में नहीं जा रहे हैं हम, हमारा बस यही मानना है कि एक भी एंगल छूटनी नहीं चाहिए, हर एक एंगल से इस मामले की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एंगल हो, हर एक एंगल से मामले की जांच होनी चाहिए। स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो इस वक्त बना हुआ है, जो सिचुएशन बना हुआ है, जो ट्रंप साहब फैसले ले रहे हैं, जो चाइना कर रहा है, जो बगल में पाकिस्तान कर रहा है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे एक जो दिमाग है वो उस तरफ भी आपका जाता ही जाता है। मैं एक कॉल साहब मैं आ रहा हूं, यूके देवनाथ सर से एक थोड़ा रिएक्शन लूंगा, फिर मैं आ रहा हूं कॉल साहब आपके पास। देवनाथ सर। विवेक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरह से सारे एंगल्स से चेक किया जाएगा। वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस तरह के किसी भी एयर शो के दौरान वहां पर सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात रहती है, 3 घेरे में तैयार रहती है। जो होस्ट नेशन है वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आउटर कॉर्डन की, और जो सेकंड कॉर्डन होती है सिक्योरिटी की वो जो इंडियन एयरफोर्स के हमारे गरुड़ कमांडोज होते हैं, और हमारी जो एयरफोर्स की प्रोवोस्ट होती है वो सेकंड टीयर में होते हैं, और एयरक्राफ्ट के इमीडिएट विसिनिटी में हमेशा हमारे पायलट्स और जो टेक्नीशियंस हैं वो तैनात रहते हैं। अब बता ही देता हूं कि हमारे जो पायलट्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनको ब्रीफ कर दिया जाता है कि किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को हवाई जहाज के पास ज़्यादा निकट ना आने दिया जाए। अब बीच बीच में ऐसा होता है
जैसे कोई दूसरे देश के डिफेंस अटैची होंगे या कोई दूसरे देश के जो पायलट्स हैं, समझिए वो वहाँ पर रफ़ाएल लेके फ्रांस से आए हैं या यूरोफाइटर लेकर आए हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन भी वहाँ पे JF-17 लेके गया है। चाइनीज़ डेलीगेशन भी वहाँ पर J-35 लेके गया है। कभी कभी रिक्वेस्ट आती है तो उनको थोड़ा सा सामने खड़े होकर एक सेल्फी या एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन उस वक्त जो हमारे इनर रिंग में जो ड्यूटी पर पायलट होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं हमारे, वो नज़र रखते हैं। जी जी, कौल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। कौल साहब, कैन यू हियर मी? आपको हाँ, मेरी आपकी आवाज आ आवाज रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं सैल्यूट देना चाहूंगा हमारे जो डिफेंस ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं। देव सर्व फॉर द नेशन और हम लोग सब उस पे बहुत प्राउड है। And to be honest, I did high school in India, and that's what I wanted to be, a fighter pilot in Indian Air Force. But life took a different course. लेकिन having said that, मैं आपको थोड़ा सा I know, and I really want to be wrong here, क्योंकि like I said earlier, this is not very uncommon, ये होता है। लेकिन मेरा फोकस इस टाइम इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट पे ज्यादा है, कि क्योंकि वो जॉब्स प्रोवाइड करेगा, भारत की इकोनॉमी को ग्रो करेगा, और एक बहुत बड़ा मार्केट अवेटेड है जो हाई क्वालिटी लो कॉस्ट वेपनरी पे डिपेंडेंट है और लो कॉस्ट एविएशन पे, जिसके अंदर मैनलेस फ्लाइंग मशीन्स और ड्रोन्स भी हैं, जिसके अंदर भारत आगे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे एक डेंट तो लगेगा इसमें, मैं मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उस डेंट को हम कैसे फिक्स कर सके, उस पर बहुत जल्दी काम होना चाहिए। और मुझे लगता है भारत सरकार को कुछ तो नेशनल इंटरेस्ट एक्ट में जो इंडिया में नेगेटिविटी फैलाई जाती है अबाउट डिफेंस, आई थिंक इट्स अ नेशनल इंटरेस्ट इशू। इन लोगों पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज सो मच ट्रोलिंग इन सोशल मीडिया गोइंग ऑन। और सोशल मीडिया, आप मानिए ना मानिए, ये बहुत इफेक्टिव टूल है। लोगों की ओपिनियंस चेंज होती है, चेंज करने का। बिल्कुल मैं समझता हूं इस बात को। जी, अननेसेसरी मेलाइन करेंगे। लेकिन मित्रों सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मलिक सर आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। मित्रों सर, मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूं। जी सर। देखिए, एक सिमिलर एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पे, एयरफोर्स डे की सेलिब्रेशन में, जब एक मिराज पालम एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था। उस वक्त किसी ने कोई टेररिस्ट की बात नहीं करी, कोई सैबोटाज की बात नहीं करी। देखिए, सड़क पे 1000 किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या आप उनको रोक सकते हैं? एविएशन इज अ हैजर्डस प्रोफेशन। Aviation is a hazardous profession. In aviation, attrition is the highest. Yet, on the roads, maximum accidents happen. This proves that aviation is still a very safe media of communication or weaponry. बिल्कुल जी। So don't undermine India's capability to produce safe and sound technology, which is the need of the hour today. Exactly sir, there is no question about it, I think, and मुझे लगता है कि with due respect sir, कि मामला जब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो और तो इस मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं, और एक देशभक्ति की भावना ही है ये राष्ट्रभक्ति की भावना है। इसमें इसको किसी और नज़रिए से लेना या फिर देखना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उचित होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। मलिक साहब का एक शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगा 10 सेकंड में। मलिक साहब जल्दी से, आपका कंक्लूजन क्या कहता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट करें करना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं कि देखिए जिनको हम समझ नहीं सकते, लेकिन उसके सामने जो इंक्वायरी के जो पक्ष आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम उसके बाद जब वो सामने हमारे आते हैं तो हमको लगता है कि यस दिस कैन हैपन। और ये मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट एक अनफॉर्चुनेट है। यस, आप जैसे अपने संजीव जी हैं और जैसे कोई डॉक्टर कौल है, अगर मैं इन दोनों बातों को जोड़ दूं, ये बात सही है कि देखिए एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ है कि जहां पे बदनामी करने वाली जो डीप स्टेट है ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव होंगे। सही बात है, बट ठीक है, अभी हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट करते हैं, रिजल्ट आने देते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है, फिर उसके बाद इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।